हेलो स्टूडेंट, लेक्चर एंड क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता ढिल्लो, जो आपको पढ़ाने जा रही हूं एमए हिस्ट्री। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने मार्क्सवाद पढ़ा था। मार्क्सवाद में आपका भारतीय इतिहासकार थे, जिसमें आपका डीडी कौशाम्बी भी नाम है। डीडी कौशाम्बी का एक अलग से एमए हिस्ट्री में टॉपिक है, बिकॉज डीडी कौशाम्बी जी ने जो लिखा है वो ऐसा लिखा है कि सामंतवाद के ऊपर बहस छिड़ गई। इस तरीके का उन्होंने मतलब कि तर्क दिया मार्क्सवाद के ऊपर। और उन्होंने जो तर्क दिया बहुत ही सॉलिड तर्क दिया था, जिसके ऊपर जो एमए हिस्ट्री है, यूजीसी नेट है, यूपीएससी है, ये इन सब में आपका डीडी कौशाम्बी बड़े जोर शोर से पूछता है। राइट, तो हम इसको जो है पीडीएफ फॉर्म में आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये आंसर जो है मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करके आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर बनाए हैं। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैंने आंसर आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट बनाए हैं। उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ भी फेक नहीं है। जो भी आंसर है वो मैंने आपकी 2-3 बुक्स पढ़ के तब लिखी हैं। राइट, तो भारत में मार्क्सवाद में लेखन में डीडी कौशाम्बी का क्या भूमिका रही है। तो डीडी कौशाम्बी जी ने जो लिखा है, उन्होंने कहा था कि मार्क्सवाद ने कहा है कि भारत में जो पूंजीपति वर्ग है वो सरवरा वर्ग यानी कि जो मजदूर और किसान है उसके ऊपर शोषण करता है। ये बात सही है। उन्होंने सामंतवाद भी बोला, डीडी कौशाम्बी जी ने कहा ये भी सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो दास प्रथा थी, क्योंकि यूरोप में आपको पता है यूनान में दास प्रथा थी, रोम में दास प्रथा थी, जिसमें किसानों किसानों से खेती भी की जाती थी और उन्हें दास भी बनाया जाता था। ठीक है, और उनकी जो लेडीज़ हैं उनको तो बिल्कुल गुलाम बनाया जाता था। तो दास प्रथा जो थी वो रोम में, यूनान में, फ्रांस में दास प्रथा थी, तो उत्पादन पद्धति में। तो इस चीज़ को डीडी कौशाम्बी ने खारिज किया। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुनिए और समझिए। राइट, कौशाम्बी ने इतिहास लेखन में मार्क्स की नकल नहीं की है। उनके द्वारा प्रमुख मार्क्सवादी अवधारणा यानी कि उत्पादन पद्धति, ठीक है, और दास प्रथा को खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा हाँ, यहाँ पर सामंतवाद भारत में भी था, लेकिन जो दास प्रथा थी उत्पादन पद्धति में वो भारत में नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारतीय समाज पर यह दृष्टिकोण लागू नहीं होता। ये डीडी कौशाम्बी का कहना था। हालांकि भारतीय संदर्भ में उन्होंने सामंतवाद की अवधारणा को स्वीकार किया है। उन्होंने सामंतवाद की अवधारणा को स्वीकार किया, लेकिन दास प्रथा की मौजूदगी को इनकार किया। ठीक है, उनके अनुसार प्रारंभिक भारतीय समाज को जनजाति जाति की ओर संक्रमण के रूप में देखना उचित होगा। यानी कि जो भारत के अंदर पहले जातियां बनी, फिर उस जगह से ग्रुप बने, फिर क्षेत्र बने, फिर राज्य बने, फिर वो एक जाति बन गई। तो इस तरीके से संक्रमण की ओर देखा जा सकता है। और इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व समाज जो है भारत का कबीलों में विभाजित था। जब खेती का काम हल से शुरू हुआ तो उत्पादन प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन हुआ। इससे कबीलों और ग्रामों को स्थापित किया गया और जाति एक नए कबीले और सामाजिक संगठन के रूप में उभर कर सामने आई। राइट, साथ साथ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। कौशाम्बी लिखते हैं कि भारतीय समाज के संपूर्ण विकास क्रम को देखने से यह पता चलता है कि कबीलाई तत्व धीरे धीरे आम समाज में समाहित होते चले गए। अगर आप इनिशियली हिस्ट्री देखेंगे कि सबसे पहले हमारी जो सभ्यता आई थी, मेसोपोटामिया सभ्यता, फिर सभ्यता ये नील नदी के किनारे जो सभ्यता आई थी, उसके बाद धीरे धीरे वो कबीलों में, क्षेत्रों में ग्राम बने, जन बने, फिर जनतंत्र बना। ठीक है, महाजनपद बने, 16 महाजनपद बने, फिर जनपद बना। राइट, तो धीरे धीरे के कबीले तत्व में धीरे धीरे समाहित होते चले गए। तो यह परिघटना भारतीय समाज की खासियत यानी जाति का आधार बनी, जो प्राचीन भारत का एक बड़ा आधारभूत कारक है। कौशाम्बी ने भौतिक और सांस्कृतिक उत्पादन से मौजूदा सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा जो बौद्धिक स्थिति थी और जो सांस्कृतिक उत्पादन था, उससे उन्होंने एक परिस्थिति को जोड़ने का एक प्रसार किया कि किस तरीके का समाज था। राइट, इतिहासकार का क्या काम होता है कि इतिहास में समाज कैसा था। राइट, तो इस प्रकार डीडी कौशाम्बी ने मार्क्स के खुद के कथनों और कई मार्क्सवादियों के विचारों के विपरीत यह कहा कि भारतीय समाज में यूरोप की तर्ज पर उत्पादन पद्धति की अवधारणा भारत पर लागू नहीं होती थी। जैसे यूरोप में उत्पादन पद्धति होती थी, ऐसी भारत में उत्पादन पद्धति नहीं होती थी। लेकिन उनका मानना था कि भारत में सामंतवाद विद्यमान था, लेकिन इसका स्वरूप भिन्न था। उनका यह भी मानना था कि मध्यकालीन भारतीय समाज यूरोप से बिल्कुल अलग था।
यूरोप भारतीय समाज सामंतवाद की प्रमुख विशेषता थी, जिसमें जागीरदार, भूस्वामित्व प्रणाली, खेती, कृषिदास प्रथा, भारत में इनमें से कोई भी लक्षण विद्यमान नहीं था। तो भूस्वामित्व सॉरी भूस्वामित्व प्रणाली जो है वो फ्रांस में थी, यूरोप में थी, और उसमें कृषि दास प्रथा थी, यानी कि जो फार्मर्स थे उनको पीजेंट थे उनको जो है वो एज ए सर्वेंट यूज करते थे, दास प्रथा थी। उनका मानना था कि ऐसी प्रणाली भारत के उत्पादन पद्धति में मौजूद नहीं थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत में दो प्रकार के सामंतवाद की चर्चा की। राइट, तो अब जो उन्होंने सामंतवाद की चर्चा की है डीडी कोसाम्बी ने, ये आपका MHI 101 में भी है, MHI 103 में भी है। राइट, इसमें सिर्फ आपको लिखना है कि उन्होंने किस तरीके से सामंतवाद की पर चर्चा की थी, लेकिन MHI 101 में यही चीज़ बन जाती है कि सामंतवाद पर बहस पर आपका डीडी कोसाम्बी ने जो चर्चा की थी वो इसमें आ जाता है। तो इसमें MHI 101 का है, आप इसको चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं इस वाले पोर्शन को, ठीक है। अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं कि सामंतवाद पर अलग अलग लोगों ने क्या बहस करी थी, क्या बोला था। तो ये आपका MHI 101 का टॉपिक है, लेकिन जो डीडी कोसाम्बी ने सामंतवाद के बारे में कहा था वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं पूरे का तो ले लीजिए, ठीक है। बट आपका 103 में ये दोनों नहीं है, सिर्फ आपका यही है। डीडी कोसाम्बी ने जो है सामंतवाद के बारे में कहा था कि दो तरह का सामंतवाद भारत में पाया गया है। दो तरह का सामंतवाद क्या पाया गया है, देखो दो तरह के सामंतवाद में अंतर बताया किसने, डीडी कोसाम्बी ने। यह आपकी बुक में भी नहीं दे रखा है, बिल्कुल भी, थोड़ा बहुत देर का है बुक में, तो इसलिए मैंने इसको जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पॉइंट टू पॉइंट आंसर निकाला है कि डीडी कोसाम्बी ने किस तरह के दो सामंतवाद बनाए थे। राइट, तो उन्होंने दो तरह के सामंतवाद बनाए, एक होता है ऊपर से सामंतवाद और एक होता है नीचे से सामंतवाद। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज में दो तरह के सामंतवाद थे, ऊपर से सामंतवाद और नीचे से सामंतवाद। ऊपर से सामंतवाद का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें कि एक शक्तिशाली राजा था और उसके अधीनस्थ कर वसूला जाता था। समझ आई, यानी कि पहले समाज में ऐसा क्या होता था कि राजा होता था और राजा जो था तो अपने नीचे के जितने जो अधीनस्थ लोग थे वो अपनी प्रजा से जो है कर वसूलता था, सीधा डायरेक्ट लोग जो है वो राजा को कर वसूल के देते थे। अभी अभी भी अपने अधिकार में शासन करते थे और अपने क्षेत्र में जो चाहे वो करते थे, और राजा जो था वो अपने क्षेत्र में जो चाहे वो करता था। आपने सुना होगा आपका जो शिवाजी थे और तांते टोपे, मतलब जितने भी राजा थे, गुप्त थे, मौर्य आए, गुप्त आए, फिर उसके बाद आपका हर्ष आया, फिर कुषाण वंश आया। तो ये राजा अपने अपने तरीके से जो है उस शासन पद्धति लगाते थे, कर वसूलते थे। राइट, तो ऊपर से सामंतवाद हो गया जिसमें कि राजा अपने अधीनस्थ कर वसूलता था। उसके बाद नीचे से सामंतवाद का क्या मतलब है, नीचे से सामंतवाद का मतलब है कि अगले चरण में आपके गांव जब बन गए, अलग अलग कबीले बन गए, अलग अलग धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई, सशस्त्र शक्ति बनी गई, तो लोग जो है जो मतलब जो अधिकस्थ जो अधिकारी होता है वो अपने नीचे ग्राम होते थे, ग्राम के अंदर जाके राज्य जो है वो ग्रामों से, अलग अलग गाँवों से कर वसूलते थे, और उसके लिए उन्होंने क्या रखे थे, जागीरदार रखे थे, जमींदार रखे थे, जो अपने स्वामित्व यानी कि अपने जो उनके हिस्से की जो भूमि थी उस पर वो किसानों से कर वसूलते थे। तो उसको बोलते हैं नीचे से सामंतवाद। अगला चरण जहाँ गांव के भीतर राज्य और किसानों के बीच धीरे धीरे स्थानीय आबादी सशस्त्र शक्ति का प्रयोग करने के लिए भूमि स्वामियों का एक वर्ग विकसित हुआ जो अपनी भूमि पर किसानों से कर वसूलते थे। तो ये है डीडी कोसाम्बी का। राइट, जो आपको लिखना है कि डीडी कोसाम्बी ने किस तरीके का जो है अपना चर्चा की मार्क्सवाद के लिए। डीडी कोसाम्बी ने कहा कि भारत में उत्पादन पद्धति थी मगर उत्पादन पद्धति में दास प्रथा नहीं थी, ये डीडी कोसाम्बी ने कहा था। और उसने कहा कि जो सामंतवाद के बारे में जो मार्क्सवाद ने कहा है कि सामंतवाद थे, तो हाँ भारत में सामंतवाद था, लेकिन उसके ऊपर सामंतवाद था लेकिन सामंतवाद पे दास प्रथा नहीं थी। राइट, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको पढ़ा देती हूँ, मुझे इम्पोर्टेंट सा लग रहा है कि भारतीय राष्ट्र के संबंध में मार्क्सवाद इतिहास लेखन पर टिप्पणी कीजिए। राष्ट्रवाद, आपको वही चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी कि राष्ट्रवाद में क्या था कि जब पूंजीपति वर्ग शोषण करते हैं तो सरबराह वर्ग उसका विद्रोह करता है, तो जिससे क्या होता है कि राष्ट्रवाद की स्थापना हुई। तो उसी चीज़ को आपने डिटेल में लिखना है। तो कैसे लिखना है, मैंने आपको जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है।
आरपी दत्त, AR देसाई का मानना है कि पूंजीपति वर्ग ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही इसके विभिन्न वर्गों ने भाग लिया हो। ठीक है। मार्क्सवादी इतिहास लेखन ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है, यानी कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन जो है कि ब्रिटिश उपनिवेश यानी कि जो अंग्रेजों ने शासन किया है, वो क्या करता है, पूंजीपति हित की पूर्ति के लिए भारत का शोषण किया, यानी कि जो अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया। तो मार्क्सवादी इतिहासकार कहते हैं कि उन्होंने आर्थिक परिणामों जैसे कि संसाधनों की ब्रिटिश लोगों ने आर्थिक संसाधनों की लूट की, लकड़ी लेकर गए, यहाँ से व्यापार किया, यहाँ से सारा औद्योगिक अपने वहाँ जाके औद्योगिकरण कर दिया और भारत में विऔद्योगिकरण ले आए वो लोग। ठीक है। तो वे भारतीय राष्ट्रवाद को इन आर्थिक संरचनाओं वर्ग संघर्ष के उदय के रूप में देखते हैं, इसलिए भारत में जो है उनके खिलाफ वर्ग संघर्ष हुआ। ब्रिटिश पूंजीवाद के प्रभाव और भारत के अंदर वर्ग विभाजनों को भूमिका पर जोर दिया जाता है। ब्रिटिश पूंजीवाद यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, जो वो अपना जो वो औद्योगिकरण कर रहे थे, यानी कि हमारे यहीं पर ही अपनी फैक्ट्रियां उन्होंने डाली, लोगों को वहाँ पर काम करवाते थे, अपनी आर्मी में अपनी जो कंपनियां थी वहाँ काम करवाते थे और उनको किस तरीके से उनका शोषण होता था, उसके खिलाफ जो आर्थिक शोषण उन्होंने किया है, तो उसके खिलाफ विद्रोह हुआ है, तब राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है। राइट। तो आर्थिक शोषण, मार्क्सवादी दृष्टिकोण ब्रिटिश उपनिवेशवाद को एक आर्थिक शोषण के रूप में देखता है। राइट। यानी कि मार्क्सवाद दृष्टिकोण क्या है जिससे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, कि वो लोग जो है शोषण कर रहे थे जब ब्रिटेन ने अपने पूंजीवादी हितों को बढ़ाने के लिए भारत के संसाधनों का दोहन किया। इस दृष्टिकोण के अनुसार राष्ट्रवाद के विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच हितों के टकराव उत्पन्न हुआ और जो औपनिवेशिक वाद का कारण और भी तीव्र हो गया। ठीक है। उसी के साथ AR देसाई ने क्या लिखा है, AR देसाई ने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करते हुए मार्क्सवादी उपागम का प्रयोग किया और बताया कि उपनिवेशवाद में आर्थिक और सामाजिक बदलावों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राइट। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, कि अगर आपके पास पूरा एक टॉपिक आ जाता है कि क्या हुआ है मार्क्सवाद, भारतीय मार्क्सवाद क्या है, तो उसके अंदर आप ये वाला टॉपिक भी ऐड कर देंगे, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो 5 या 6 पेज का अच्छे से बन जाएगा। राइट। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है कि अगर भारतीय मार्क्सवाद आ गया तो आपको पूरा डिटेल में लिखना है आंसर। आपको प्लीज़ 5 पेज का आंसर लिख के आइए, क्योंकि इग्नो की मार्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। राइट। आपको ये मेरा पूरा PDF फॉर्म में जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और आपको मेरी प्ले लिस्ट में ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे MHI 103 के। आप एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।